एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आरजे स्टडीज। लास्ट वीडियो में हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अपना देख चुके थे। आज वाली वीडियो में हम मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करने वाले हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग विद द टॉपिक, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताना चाहती हूँ और उससे पहले भी आपकी थोड़ी सी करियर काउंसलिंग जरूर करना चाहती हूँ। तो आपको पता ही होगा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने इसके आगे मैं स्टार्स लगाऊं बहुत कम है, वेरी इंपॉर्टेंट लिखूं वो भी बहुत कम है। बिकॉज आप देखेंगे जो स्टूडेंट्स अंडर ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए तो इस सब्जेक्ट को कमांड बनाने की बहुत जरूरत है। उनके लिए इसकी थॉरो स्टडी करने की बहुत जरूरत है। इनके लिए जो अपने ग्रेजुएट हो चुके हैं, जो लॉ स्टूडेंट्स हो गए हैं, लॉयर्स बन चुके हैं, दोज हु आर प्रैक्टिसिंग एज लॉयर्स, वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जहां भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन उनका काम होना नहीं है। ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आइदर इट्स फॉर जुडिशरी, जिसके लिए हम प्रिपेयर कर ही रहे हैं, आरजेएस के लिए, आरएचजेएस के लिए, हायर जुडिशरीज के लिए, या फिर हम जेएलओ का जो एग्जाम होता है, जूनियर लीगल ऑफिसर का, उसमें कंप्लीटली आपका 50 मार्क्स का तो कॉन्स्टिट्यूशन ही आता है। अगर हम एपीपी के एग्जाम देते हैं, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लैट, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद क्लैट एलएलएम देते हैं, उसमें भी आपका 50 मार्क्स का कॉन्स्टिट्यूशन आता है। ठीक है। हम आपका टीचिंग के लिए जाते हैं, नेट देते हैं, जेआरएफ का एग्जाम देते हैं। इन सब में कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इनफैक्ट आपके अदर लॉ सब्जेक्ट से ज्यादा मैक्सिमम पोर्शन आपका कॉन्स्टिट्यूशन ही कवर कर रहा है। ओके। अगर मैं इसका वाइडर स्कोप और लेके चलूं, तो जो स्टूडेंट्स यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, लाइक मैंने अपने 2 अटेम्प्ट्स, आपको बता दूं, मैंने अपने 2 अटेम्प्ट्स दिए हैं यूपीएससी के। उसमें आपके प्रीलिम्स में भी बहुत अच्छा पोर्शन कवर होता है और मेंस के अंदर तो प्रॉपर एक पेपर है जीएस2 के नेम से, जो इंडियन पॉलिटी का है, जिसमें पूरा आपका कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। आपको डेस्क्रिप्टिव भी प्रिपेयर करना होता है और प्रीलिम्स के लिए आपको शॉर्ट ऑब्जेक्टिव्स भी प्रिपेयर करना होता है। ओके। अगर टीचर के लिए कोई प्रिपेयर कर रहा है, तो जो ग्रेड बी के एग्जाम्स होते हैं उनमें भी पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही आता है। बहुत मैक्सिमम पोर्शन कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडियन पॉलिटी का कवर होता है। तो आप कहीं भी चले जाएं, आपको कॉन्स्टिट्यूशन आपका पीछा छोड़ना नहीं है। तो इसको अच्छे से ही स्टडी करते हैं हम। ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है भारतीय संविधान। ओके। अब इस बुक के अंदर का अपने को आर्टिकल्स, मैटर जो पढ़ना है अपने को, उससे पहले इसकी जो कवरिंग है बुक की, किसने इसको लिखा, कितने वर्जन्स में लिखा है, फादर कौन थे इसके, कितने आर्टिकल्स थे इसके अंदर, वो सब आज हम देखेंगे। तो उसके जो छोटे छोटी चीजें हैं, कुछ आपको मेमोराइज करने की, जो बेसिक इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, थोड़ा सा वो देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज बी.आर. अम्बेडकर। बाबा साहब अम्बेडकर थे हमारे। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन पे फर्स्ट टाइम डिस्कशंस हो रहे थे उसके ड्राफ्ट के ऊपर, एज ही वाज रेडी टू बर्न दिस कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज वहां पे डिस्कशन हो रहा था कि गवर्नर को ज्यादा पावर कैसे अलॉट कर दी जा रही है एक प्रेसिडेंट से। ठीक है, ये आपको जानना जरूरी है। सेकेंड वन इज कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ओरिजिनली रिटन इन हिंदी एंड इन इंग्लिश। ओके। इंग्लिश वर्जन के अंदर इसमें 444 आर्टिकल्स हैं, जो 22 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड हैं। 12 स्केड्यूल्स हैं एंड 115 अमेंडमेंट्स हुए थे। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड के अंदर लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। लॉन्गेस्ट हम क्यों कह रहे हैं? बिकॉज इसके अंदर लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हम क्यों कह रहे हैं? बिकॉज इसके अंदर 448 आर्टिकल्स आए थे।
स्टार्टिंग के अंदर, जो कि 22 पार्ट्स में थे। ठीक है, इसमें 115 अमेंडमेंट्स हुए एंड इसके अंदर 5 अपेंडाइसेस है एंड 12 स्केड्यूल्स हैं। गॉट इट। फोर्थ, ये एक सबसे बड़ा हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, हस्तलिखित। इसके जो बोथ वर्जन्स है, हिंदी एंड इंग्लिश, वो प्रेम बिहारी रायजादा ने, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इसमें इटैलिक स्टाइल के अंदर कैलीग्राफी करी, विद ब्यूटिफुल कैलीग्राफी। ओके, ये पब्लिश हुआ था देहरादून के अंदर एंड इसकी जो फोटो लिथोग्राफ्ड है वो की है सर्वे ऑफ इंडिया ने। अब हमने ये बात करी यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश वर्जन की, दोनों की बात करी थी। अगर मैं सिर्फ हिंदी वर्जन की बात करूं तो उसमें कैलीग्राफी हिंदी वर्जन के अंदर वसंत कृष्णन वैद्या ने की थी। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे ये वाली जो बात करी है हमने प्रेम बिहारी नारायण रायजादा की, उन्होंने इंग्लिश वर्जन की कैलीग्राफी करी थी और हिंदी वर्जन की कैलीग्राफी वसंत कृष्ण वैद्या ने करी थी। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। फिफ्थ वन इज that each page was decorated by artists from Shanti Niketan including बियोहर, राम मनोहर सिन्हा एंड नंदलाल बोस। इसकी ओरिजिनल कॉपीज जो थी कॉन्स्टिट्यूशन की आर स्टोर्ड इन स्पेशल helium filled case in the Library of Parliament of India. Amendments were made to the first draft. फर्स्ट ड्राफ्ट जो था हमारा 26 नवंबर को ही रेडी हो गया था 1949। ओके, 24 जनवरी 1950 को साइनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था। टू 284 मेंबर्स ने इसको साइन किया था। साइन द कॉन्स्टिट्यूशन इन कॉन्स्टिट्यूशन हॉल। कॉन्स्टिट्यूशन हॉल को क्या बोलते हैं? नोन एज
सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट known as Central Hall of Parliament. नाइन्थ 24 जनवरी 1950 को इट वॉज लीगली एनफोर्स्ड. हमने 24 जनवरी को इसलिए यूज किया, इसलिए चुना इसको, बिकॉज इस दिन पूर्ण स्वराज डिक्लेयर हुआ था 1930 के अंदर. दैट इज कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे. Next is basic structure of the constitution. Stands on Government of India Act. Government of India Act 1935. अब ये जो हमारा आज का टॉपिक है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने इसको वेरियस टॉपिक्स में स्मॉल छोटे छोटे में डिवाइड करा है. तो इसके मैं वीडियो के फर्स्ट पार्ट है आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको हम 3 पार्ट्स में देखने वाले हैं. आज हम डील करेंगे ओनली फर्स्ट पार्ट, दैट इज डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, and composition of the constitution. Composition of the constitution and constituent assembly. रिमेनिंग पार्ट्स में हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, इंडिपेंडेंस एक्ट में क्या क्या चेंजेस किए गए थे जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट करे हैं वो सब देखेंगे, एंड मेजर और माइनर कमिटीज देखेंगे, ड्राफ्टिंग कमिटी वगैरह देखेंगे. वो पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो में देखेंगे हम मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के. ठीक, आगे आज इस वाले टॉपिक से डील कर रहे हैं. लेट्स स्टार्ट. Demand for the Constituent Assembly. फर्स्ट टाइम जब हमने डिमांड इसकी, हमने जब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ा था तब हमने एमएन रॉय सर का नेम सुना था. उन्होंने 1934 के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने की बात कर दी थी कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन की नीड है, हम एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे. एमएन रॉय वाज अ पायनियर ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट. सेकंड देखते हैं, यहां 1934 डील किया हमने. सेकंड देखते हैं 1935. 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की डिमांड रख दी. ठीक है. 1938 के अंदर जवाहरलाल नेहरू ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की डिमांड रखी. उन्होंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए हमारे फ्री इंडिया के लिए, एक हमारे इंडिपेंडेंट डोमिनियन इंडिया के लिए. ये हम
ईयर्स में डिवाइड कर रहे हैं डिमांड कब कब रखी गई कॉन्स्टिट्यूशन की, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। सेपरेटली फर्स्ट टाइम तो 1934 से स्टार्ट हो गया था, फिर हमने 1935 देख लिया, जहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की डिमांड रखी। 1938 के अंदर जवाहरलाल नेहरू जी ने डिमांड रखी एक कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, फ्री इंडिया के लिए। फिर उसके बाद 1940 के अंदर 1940 में फाइनली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारी डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट accepted the demand what is known as the August offer 1940। इस डिमांड के बाद 1942 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भेजा इंडिया। वो एक ब्रिटिश गवर्नमेंट का प्रपोजल लेके आए फॉर फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन क्रिप्स प्रपोजल्स को रिजेक्ट कर दिया किसने? मुस्लिम लीग ने। क्योंकि मुस्लिम लीग तो कुछ और ही चाहती थी कि एक इंडिया हो और एक पाकिस्तान हो, दो नेशंस हो जिनके दो कॉन्स्टिट्यूशन बने, तो वो चीज है। अब मुस्लिम लीग की डिमांड फाइन एक्सेप्ट हुई थी, हमारा दो कंट्रीज बने, एक इंडिया बना एक पाकिस्तान बना। नाइनटीन 46 के अंदर एट द एंड हमको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिली गई, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी फॉर्म हुई थी। ठीक है, एक कैबिनेट मिशन भी आया था जिन्होंने अपने प्लान को रखा 24 मार्च 1946 को। इसी प्लान को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया और नवंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक्सेप्ट हुई थी। अभी तक ये हमने देखा था डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट जो टॉपिक हम देखेंगे वो है कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पार्टली इलेक्टेड थी एंड पार्टली नॉमिनेटेड थी। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो सिंबल था, सिंबल कह ले, सील कह ले, वो एलिफेंट था। अब इसके फीचर्स देख लेते हैं कुछ बेसिक। फर्स्ट वन इज टोटल स्ट्रेंथ जो थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो हमारी 389 थी, जिसमें से 296 सीट्स जो थी वो ब्रिटिश इंडिया को अलॉट करी गई एंड 93 सीट्स allotted to princely states, right? Second one is each province and princely states were to be allotted seats in
proportion to their respective population. अब एक सीट पर डिवीजन कैसे रखा कि एक सीट 1 मिलियन पॉपुलेशन पे होगी. नेक्स्ट इज थर्ड फीचर इज सीट्स जो अलॉटेड हुई थी were to be decided among three principal communities. Three principal communities. First, the Muslims. Second one is Sikh, and third one is general. Got it? Representatives of each community were to be elected by the members of that community. जो वोटिंग होनी थी वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू होगी. बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स. नेक्स्ट, फिफ्थ, द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ princely states were to be nominated by the heads of the princely state. ठीक है, ये हो गए हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कुछ बेसिक फीचर्स. हमने अभी तक डिमांड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देखा और कॉम्पोजिशन हमने देख लिया, उसके फीचर्स देख लिए. अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन जो हुए वो जुलाई से लेकर अगस्त तक में हुए 1946. इंडियन नेशनल कांग्रेस को 208 सीट्स मिली. मुस्लिम लीग को 73 सीट्स मिली. स्मॉल ग्रुप्स एंड इंडिपेंडेंट्स को रिमेनिंग 50 सीट्स मिली. अब हमने देखा था कि 93 सीट्स जो अलॉट हुई थी कि वो प्रिंसली स्टेट्स को मिली थी, वो फिल नहीं हुई, वर नॉट फिल्ड बिकॉज दे डिसाइडेड टू स्टे अवे फ्रॉम आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. अब आपको ये जानकर भी थोड़ा सा हैरानी होगी या आश्चर्य समझ लो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर सारी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज थी उस टाइम की. पर्सनालिटीज ऑफ दैट टाइम जो इंडिपेंडेंस में जिनका सबका सपोर्ट रहा था, सारी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज थी एक्सेप्ट महात्मा गांधी जी नहीं थे हमारे.
फादर ऑफ द नेशन, एंड मोहम्मद अली जिन्ना साहब भी नहीं थे इसमें। तो आज के वीडियो में हमने सिर्फ 2 टॉपिक्स देखे हैं, डिमांड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एंड नेक्स्ट वन इज कॉम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। रिमेनिंग जो टॉपिक्स हैं वो मैं पार्ट 2 वीडियो में बनाऊंगी मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज जल्दी से लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। थैंक यू सो मच।